अगर मैं कहूं आपको 10 नंबर दे दूं तो आप मेरे साथ 1 घंटे बने रहोगे? जी हाँ। कैसे हो जवानों? जय हिंद। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 की। इसमें कंप्लीट सिलेबस लाइन टू लाइन किसका? कंप्यूटर का। कंप्यूटर से आपके 5 प्रश्न आने हैं और भरोसा कीजिए इस क्लास के बाद आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। बिना आपका समय गंवाए सीधा हम बात करते हैं सिलेबस का। तो पहले है सामान्य परिचय, उसके बाद में 2 नंबर पर हार्डवेयर, 3 नंबर पर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या दे रखा है? ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद में एमएस ऑफिस दे रखा है। एमएस ऑफिस के 3 भाग होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। उसके बाद में दे रखा है इंटरनेट और उसके बाद में दे रखा है ईमेल। और लास्ट में क्या दे रखा है? ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। ये सिलेबस में नहीं है, ये मैंने सारे इकट्ठे करके एक जगह आपके लिए तैयार किया है। पहला अध्याय देखते हैं, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदल देता है। यानी आप कुछ भी टाइप करते हैं या कुछ भी कमांड देते हैं वो इनपुट हो गया। उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में जो आपको कंप्यूटर या फोन या किसी भी चीज के स्क्रीन पर आपको जो दिखाई देता है वो होता है आउटपुट। तो सिंपल सा मतलब ये हो गया, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये इसकी पूरी कहानी है। कंप्यूटर एक स्वचालित व निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस, संग्रहित और प्रदर्शित करता है। और कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है जिसे कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। तो सामान्यतः अगर प्रश्न आ जाए कि कंप्यूट किसका शब्द है तो लैटिन भाषा का, और उसका अर्थ क्या है? गणना करना। अब देखते हैं कंप्यूटर की विशेषता। सामान्यतः सबको पता होता है कंप्यूटर की क्या विशेषता होता है। गति से काम करता है, सटीकता के साथ करता है यानी एक्यूरेसी रहती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, ऑटोमेटिक काम करता है और बहुमुखी प्रतिभा होती है, विश्वसनीयता होती है, निरंतरता होती है, संचार क्षमता होती है यानी कम्युनिकेशन करने की, त्रुटि सुधार क्षमता होती है और ऊर्जा क्षमता होती है यानी थकता नहीं है, प्रॉपर काम करता है। ये बात सबको पता है, फिर भी देख लीजिए। यहां से आपके प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। देखो कंप्यूटर का करते हैं हम वर्गीकरण। तो भूमिका के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। किसके आधार पर? भूमिका के आधार पर। कौन सा? डेटा प्रतिनिधित्व, और दूसरा होता है गति एवं आकार के आधार पर। तो सबसे पहले आपको जानना कि भूमिका का आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो एक तो डेटा प्रतिनिधित्व के आधार वाला और दूसरा गति एवं आकार के आधार वाला। गति एवं आकार के आधार वाले को अनुप्रयोग के भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटा प्रतिनिधित्व के आधार पर कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। डेटा प्रतिनिधित्व के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो 3। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। गति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। गति एवं आकार के आधार पर कितने प्रकार के? 4। कौन कौन सा? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा प्रतिनिधित्व के आधार पर। तो पहला देखा था एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। तो सबसे पहले हम लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है? एनालॉग कंप्यूटर भौतिक घटनाओं के परिवर्तनशील पहलुओं को जानने का काम करता है फिजिकली मेजरमेंट के लिए। जैसे थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये किसके उदाहरण है? ये एनालॉग कंप्यूटर के। ये सभी अंकों पर कार्य नहीं करते हैं, भौतिक राशियों को मापन के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? भौतिक राशियों को नापने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंक कौन कौन से? 0 और 1। बाइनरी अंक 2 हैं, 0 और 1 के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका दूसरा पॉइंट है प्रोसेस होने के बाद में डेटा क्या होता है? संख्या, अक्षर, संकेत के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे इसका उदाहरण कौन सा है? डिजिटल घड़ी। तो डिजिटल घड़ी किसका उदाहरण है? डिजिटल कंप्यूटर का। और थर्मामीटर, स्पीडोमीटर और वोल्ट मीटर किसके उदाहरण है? तो एनालॉग का, एनालॉग कंप्यूटर का। अब देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें एनालॉग एवं डिजिटल दोनों तकनीक उपयोग की गई है। किसमें? हाइब्रिड में। नाम से ही पता है ना, हाइब्रिड। तो इसका कौन सा उदाहरण है? ईसीजी, पेट्रोल पंप रडार। ईसीजी, पेट्रोल पंप रडार, ये किसके उदाहरण है? ये हाइब्रिड कंप्यूटर के। किसके? हाइब्रिड कंप्यूटर के। तो डेटा के आधार पर ये 3 थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। दूसरा गति एवं आकार के आधार पर। तो ये हमने बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। पहले हम देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर।
इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल, ये जो दिख रहा है आपको, इंग्लिश में पीसी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, इसको ही पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, एटीएम भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये किसके उदाहरण है? ये माइक्रो कंप्यूटर के। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? इंटेल के द्वारा। और कौन सा? इंटेल 4004। यहां से परीक्षा के लिए एक और फैक्ट निकल के आ गया। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। और भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था टिफरैक। टिफरैक। अब देखते हैं मिनी कंप्यूटर। यह एक साथ सैकड़ों यूजर का सपोर्ट करता है। कौन? मिनी कंप्यूटर। ये एक साथ सैकड़ों यूजर इसको यूज में ले सकते हैं। यह छोटे व्यवसाय के लिए उपयोगी है, जैसे CDC 160A, DPD 11। ये इसका एग्जाम्पल इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि मिनी कंप्यूटर है वो एक साथ सैकड़ों को सपोर्ट करता है। सैकड़ों किसको? यूजर को। अब देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह शक्तिशाली बहुउद्देशीय कंप्यूटर है, यानी मल्टीपर्पज, जो एक साथ हजारों यूजर को सपोर्ट करता है। ये सैकड़ों को करता था मिनी, और मेन फ्रेम उससे एडवांस है। क्या है? हजारों यूजरों को सपोर्ट करता है। यह बड़े संगठनों, बैंकों आदि में काम में लिया जाता है। और लास्ट में आता है सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज, बहुत महंगे कंप्यूटर हैं। ये मल्टी प्रोसेसर भी होते हैं। इनको किस में उपयोग में लिया जाता है? तो इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, साइंटिफिक यूजर, रॉकेट आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। और इनकी जो स्पीड है वो फ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स में नापी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है। सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो किस में नापते हैं? फ्लॉप्स में, पेटाफ्लॉप्स में। हमने देखा गति एवं आकार के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर थे। कौन कौन से? माइक्रो, दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम और चौथा सुपर। अब देखते हैं जो पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उनको एक जगह कलेक्शन कर दिया गया है, तो आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े। तो पहला, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इंटेल 4004। आप याद रख लीजिए, इंटेल 4004 क्या है? इंटेल 4004 है वो माइक्रो प्रोसेसर है विश्व का पहला। और भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? टिफरैक। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। भारत के और सुपर कंप्यूटर कौन कौन से है? तो परम हो गया, अनुपम हो गया। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम सिद्धि। परम सिद्धि है वो क्या है? सबसे तेज है। और दुनिया का सबसे तेज लेटेस्ट जो अभी 2025 में इसका आंकलन किया गया तो कौन सा था? तो वो है एल कैपिटन। एल कैपिटन। तो यहां से कौन कौन सी बातें सामने निकल के आई कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? इंटेल 4004। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? शक्ति। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो टिफरैक। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा? तो परम सिद्धि। और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है एल कैपिटन। एक आपने नाम सुना होगा, डिजिटल डायरी। ये क्या है? ये एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? डिजिटल डायरी। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था कोलोसस। इसको मैं एक बार लिख के दिखा दूं, COLOSSUS, कोलोसस। ये क्या था? ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अब एक परीक्षा उपयोगी फैक्ट देखिए, इंस्ट्रक्शन का समूह किसको बोलते हैं? प्रोग्राम को। प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होती है, उनका एक समूह होता है। और प्रोग्राम का जो समूह होता है, प्रोग्रामों का जो समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ये 1 लाइन में लिख दिया, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, और फाइनल इसका प्रोडक्ट क्या है? वो है सॉफ्टवेयर। अब देखिए PDA, इसका फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये डायरेक्ट 2-3 परीक्षाओं में तो मैंने इसमें एक PYQ देख रहा था तो दे रखा था। PDA की फुल फॉर्म पूछ रखी थी। PDA क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यह एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, अर्थात यह एक बहुत इजी पोर्टेबल है, मतलब इधर उधर ले जा सकते हैं इसे, और जेब में डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो ये है PDA। फुल फॉर्म एक बार फिर बता देता हूं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट है ये, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाए, बस थोड़ा सा ध्यान है ना, एक बार मेरी तरफ लगा लीजिए। सबसे पहले हमें देखना है पीढ़ियों को, उसके बाद में उसका समय क्या रहा, उसमें भाषा कौन सी यूज की, उसमें तकनीक कौन सी यूज की गई, और उसका उदाहरण कौन सा है। हमें इनमें 5 बातें देखनी है। 1% लिख के रख लो, 1% कंफर्म है। पीढ़ी है टोटल 5, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5वीं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। 5 पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की।
अब देखो समय 1942 से लेके 54 किसका है? प्रथम पीढ़ी का। द्वितीय पीढ़ी का समय क्या है? 55 से लेके 64। तृतीय का कौन सा है? 65 से लेके 74। चतुर्थ का कौन सा है? 1975 से लेके 89। और पांचवी का है 89 से लेके आज तक। आपको एक बार याद रखना 1942 से 54। दूसरा देखो 55 से 64, ये है 65 से 74, और ये है 75 से 89, और ये 89 से अब तक। इसमें आपको क्या समझ में आया? समझ में ये आया, यहां 5 से शुरू हो रहा है, 55 से 64, 65 से 74, 75 से 89, यानी 55, 65, 75, और उसमें लास्ट में 9 आ जाएगा। 10-10 के हिसाब से आप याद रख सकते हो। पहले को याद रखना 1942, दूसरे का 55, तीसरे का 65, चौथे का 75, और पांचवे का 89 के बाद का। अब देखते हैं भाषा। भाषा को हम एक साथ ही देखेंगे। पहली में कौन सा यूज हुआ? मशीनी। दूसरी पीढ़ी में कौन सा हुआ? असेंबली। तीसरी में कौन सी? हाई लेवल। चौथी में क्या हुआ? क्यूरी बेस्ड और डोमेन बेस्ड। और पांचवी पीढ़ी में कौन सा हुआ? मर्करी और प्रोलॉग। पहली में क्या था? मशीनी। दूसरी में क्या था? असेंबली। तीसरी में क्या था? हाई लेवल। चौथी में क्या था? क्यूरी डोमेन। और पांचवी में क्या था? मर्करी प्रोलॉग। जब याद करो, एक को एक साथ याद करो। मशीनी, असेंबली, हाई लेवल, क्यूरी डोमेन और मर्करी प्रोलॉग। उसके बाद तकनीक उसमें कौन सी यूज हुई, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई? तो पहले में था वैक्यूम ट्यूब। ये तो प्रश्न पिट गया, इतनी बार पूछा गया है कि प्रथम पीढ़ी में कौन सी तकनीक यूज की गई या कौन सा टेक्नोलॉजी यूज की गई, तो वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी में यूएसएलआई और एआई। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवी में यूएसएलआई और एआई। अब देखिए इनके उदाहरण। पहली पीढ़ी का उदाहरण क्या है? एनिएक, एडवेक और यूनिवेक। क्या है? एनिएक, एडवेक और यूनिवेक। दूसरी का कोई खास उदाहरण ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना पड़े, तो मैंने नहीं लिखा। तीसरी का आप देखिए, तीसरी में क्या है? एसएसआई। एसएसआई की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड। और दूसरा है एमएसआई, ये हो गया मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। उसके बाद आप चौथी पीढ़ी में देखिए, एप्पल टू, क्राई1। क्राई1 को तो आप अच्छे से याद रखो, ये किसका उदाहरण है? तो ये चौथी पीढ़ी का। वीएसएलआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और पांचवी पीढ़ी का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, वो है रोबोट्स। रोबोट्स आपको जैसे मिले कि रोबोट्स निम्न में से किस पीढ़ी का उदाहरण है, तो किसका है? पांचवी पीढ़ी का। तो ये टेबल थी, एक बार फिर आपका रिवीजन करा देता हूं। प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी, पांचवी। अब देखो एआई के जन्मदाता कौन थे? तो जॉन मकार्थी। क्या नाम है इनका? जॉन मकार्थी। मैं यहां पर फिर रिवीजन के आधार पर लिखा। फर्स्ट पीढ़ी में क्या यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी में ट्रांजिशन, तीसरी में आईसी चिप, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी में यूएसएलआई एआई। अब देखिए एनिएक। एनिएक क्या है? ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। एडवेक, ये स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट आधारित पहला कंप्यूटर था। किस पर? स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट के आधार पर। और यूनिवेक क्या था? तो ये पहला वेबसाइट डिजिटल कंप्यूटर था। एनिएक जो था वो पहला डिजिटल कंप्यूटर था, जबकि यूनिवेक है वो पहला वेबसाइट जो बिजनेस वाला जो होता है वो डिजिटल कंप्यूटर था। अब देखते हैं कंप्यूटर के प्रमुख घटक। घटक यानी कंपोनेंट। इनपुट यूनिट, दूसरा है आउटपुट यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट, और चौथा है प्रोसेसिंग यूनिट। ये चार इसके भाग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण आपको देखना है। यूनिट आप रखना, याद रखो, आप इतना जरूर याद रखो, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और प्रोसेसिंग। अब पहला भाग लेते हैं इसका, इनपुट यूनिट। इनपुट में क्या है? यह वह भाग होता है जिसे यूजर डाटा कंप्यूटर को देता है। हम लोग जो कुछ टाइपिंग करते हैं या माउस से कोई कमांड देते हैं, यानी क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं। इसको किसके थ्रू हो सकता है? कीबोर्ड के थ्रू हो सकता है, माउस के थ्रू हो सकता है, स्कैनर के थ्रू हो सकता है, और माइक्रोफोन के हो सकता है। अब देखते हैं दूसरा आउटपुट का। आउटपुट क्या है? यह वह भाग होता है जिसे यूजर को परिणाम प्राप्त होता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। ये चीजें याद रखना, ये डायरेक्ट आपको छपे हुए प्रश्नों के रूप में मिल जाएगी। इनपुट के उदाहरण कौन से हैं, आउटपुट के उदाहरण कौन से हैं। अब देखते हैं मेमोरी को। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक प्राथमिक मेमोरी और एक द्वितीय मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट वह हार्डवेयर घटक होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य करता है। जो डेटा प्रोसेस होता है, जो भी आप इनपुट के थ्रू कमांड देते हो, उसके बाद जो कंप्यूटर के अंदर वो जो प्रोसेस होता है उसको कौन करता है? ये प्रोसेसिंग यूनिट करती है।
और ये डेटा और निर्देशों को प्राप्त कर उनको प्रोसेस करता है और परिणाम में बदलता है। तो परिणाम आउटपुट कौन देता है? आउटपुट को तैयार कौन करता है? तो प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे सामान्य प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है, और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो आप याद कर लीजिए, हो सकता है कि लिखा हुआ ही आपको मिल जाए। और सीपीयू को क्या बोलते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। अब जानते हैं थोड़ा सीपीयू के बारे में। सीपीयू को यहां पर हल्का सा ब्रीफ करते हैं, क्योंकि आगे इसका डिटेल में दिया हुआ मिलेगा आपको। यह कंप्यूटर का वह हार्डवेयर हिस्सा होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है, निर्देशों को निष्पादित करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने के लिए गणनाएं करता है, और यह इनपुट प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। तो जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट का जो मुख्य भाग है सीपीयू, ये उस चीज को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलने की या बदल के तैयार करके देता है, किसको? मॉनिटर को हो, जिसको आपकी स्क्रीन हो, जिसको भी। ये यहाँ पर डबल लाइन लिखे गई टाइपिंग वाले से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बाद में पीडीएफ के रूप में आपको देंगे तो इसको यहां से कटवा देंगे। अब देखते हैं स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड एमआईपीएस में मापा जाता है। एमआईपीएस की फुल फॉर्म क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। आधुनिक कंप्यूटर की गति को जीआईपीएस या बीआईपीएस में भी नापा जाता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये दोनों फुल फॉर्म एक बार लिख के देख लेना। जीआईपीएस की फुल फॉर्म है गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और बीआईपी की क्या है? बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। देखते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। पहले आप ये वर्ड देखो, आईपीओ। आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट हम देते हैं, कंप्यूटर का सीपीयू या प्रोसेसर इसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद में मॉनिटर के रूप में या हमारी स्क्रीन के रूप में या हम जो प्रिंटर करते हैं किसी भी रूप में हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है आईपीओ सर्किल का। ये आईपीओ ट्रिक के रूप में लिखा है, इतना जान लीजिए। इनपुट दिया जाता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट मिल जाती है। इनपुट देखो आप, यूजर द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है। प्रोसेस, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। आउटपुट, प्रोसेस के बाद में परिणाम के रूप में जो डिवाइस पर जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? आउटपुट। देखो बाइनरी सिस्टम और डेटा रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर है वो 0 और 1 में डाटा को समझता है, जिसको 0 और 1 को क्या बोलते हैं? तो बाइनरी। कहीं भी आपको लिखा मिल जाए कि बाइनरी के कौन से डिजिट होते हैं, तो 0 और 1। ASCII कोड के माध्यम से करैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो करैक्टर यानी जो लिखते हैं कोई भी शब्द ABCD, तो करैक्टर को रिप्रेजेंट कौन करता है? ASCII कोड के माध्यम से। अब देखते हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या है? कंप्यूटर में डाटा को स्टोर व्यवस्थित करने की एक विधि है। फाइल सिस्टम के किसी भी स्टोरेज डिवाइस में डेटा को कैसा रखा जाएगा, फाइलों का नाम कैसे दिया जाएगा और उन्हें कैसे एक्सेस किया जाएगा, ये सब का मैनेजमेंट कौन करके देता है? तो ये फाइल सिस्टम करके देता है। और फाइल सिस्टम के घटक कौन कौन से हैं, यानी कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक हो गया फाइल, ये डाटा का संग्रह है, जैसे पीडीएफ हो गया, डॉक हो गया। दूसरा डायरेक्टरी, फाइलों का समूह होता है। उसके बाद है मेटा डेटा, फाइलों का नाम, फाइलों की साइज, तारीख, ये कहां से होगा? मेटा डेटा से। फिर उसका पाथ, फाइल की लोकेशन बताता है। उसके बाद में परमिशन, कौन पढ़ सकता है और कौन लिख सकता है। ये सब कहां मिलेगा आपको? ये सब फाइल सिस्टम में। और ये किसके भाग है? फाइल सिस्टम के भाग है। कंप्यूटर में डेटा को फाइल के रूप में सेव किया जाता है। इन फाइलों को जिस नाम से सेव किया जाता है उन्हें फाइल नेम कहा जाता है। और फाइल नेम के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है नाम और दूसरा होता है एक्सटेंशन। फाइल का नाम यूजर के द्वारा दिया जाता है, और फाइल का नाम अधिकतम 255 कैरेक्टर का हो सकता है। ये बात आप अच्छे से जानिए, लिख लीजिए, पेपर में हो सकता है कि आपको छपा हुआ मिल जाए। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो 255 कैरेक्टर का। दूसरा है एक्सटेंशन। फाइल के एक्सटेंशन के आधार पर फाइल के प्रकार का निर्धारण होता है। फाइल का प्रकार का निर्धारण किसके आधार पर होता है? एक्सटेंशन के आधार पर। अब फाइल सिस्टम के प्रकार देख लो। प्रकार कौन कौन सा? FAT, इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। इसका उपयोग किस में आता है? तो पुराने DS में उपयोग इसका किया जाता था। FAT32, ये पेन ड्राइव में यूज किया जाता था, और ये 4 GB तक स्टोर करता था। कौन? FAT32। उसके बाद में NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये विंडो OS में यूज होता नहीं, होता है। और सिक्योरिटी, बड़ी फाइलें सपोर्ट करता है ये, मतलब सिक्योरिटी पर्पज के लिए ठीक होता है ये। उसके बाद में एक्सटेंशन FAT, इसमें क्या है? USB और SD कार्ड में यूज होता है। और उसके बाद में होता है एक्सटेंशन 3 और 4, ये लाइनक्स OS में यूज होता है। ये बहुत तेज और आधुनिक होता है। तो ये 4 आपको याद रखना है, FAT, FAT32, NTFS,
एक्सटेंशन फैट और एक्सटेंशन 3-4। अब हम जानते हैं फाइल सिस्टम के मुख्य काम क्या क्या होता है। तो फाइल और फोल्डर बनाना, फाइलों को स्टोर करना, फाइल को पढ़ना, फाइल को मिटाना, फाइलों को व्यवस्थित रूप से रखना, अरेंज करके देना, मतलब एक्सेस परमिशन देना, फाइल का नाम, स्थान, साइज सब कुछ जानकारी रखता है। तो ये है फाइल सिस्टम के कार्य। अब एक आप जानिए बीच में बस सिस्टम। सीपीयू के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली लाइनों को क्या कहा जाता है? तो बस। ये बस वो नहीं है जो हम चढ़ के जाते हैं, रास्ता, रोडवेज वगैरह वगैरह। ये बस BUS है, बस। और ये क्या करता है? ये सीपीयू के विभिन्न हिस्सों को जोड़ के रखता है। अब बस में 3 बातें देखो, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डाटा बस का क्या काम है? ये डाटा ले जाने का काम करता है। एड्रेस बस का क्या काम है? एड्रेस देने के लिए काम करता है। और तो ये कंट्रोल इंडिकेशन देता है, यानी नियंत्रण संकेत। अब देखते हैं मदरबोर्ड। यह मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव आदि जुड़े होते हैं और कंप्यूटर के सभी घटक यहीं से नियंत्रित यानी कंट्रोल होते हैं। कहां से? मदरबोर्ड से। अब हम जो पढ़ा है उसका थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। एएलयू क्या करता है? गणना और लॉजिक करता है। सीयू क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है। रोम क्या है? स्थायी मेमोरी है। इनपुट डिवाइस क्या है? ये डेटा देता है। और आउटपुट क्या है? ये परिणाम देता है। ये आउटपुट है। यहां आउटपुट कर लो, टाइपिंग से रह गया, वो मैं करवा दूंगा। आइए अब देखते हैं सिलेबस का दूसरा टॉपिक, कंप्यूटर के हार्डवेयर, यानी अध्याय 2, कंप्यूटर के हार्डवेयर। हार्डवेयर होता क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के उन सभी भौतिक कंपोनेंट्स को कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। अर्थात हार्डवेयर एक टेंजिबल है। टेंजिबल का भी मतलब छू सकते हैं, इस टाइप से ही है। तो जो भी चीज हम कंप्यूटर की छू सकते हैं और देख सकते हैं ना, वो होता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। तो हार्डवेयर का जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाएगा। अब देखते हैं हार्डवेयर के महत्वपूर्ण घटक। घटक मतलब कंपोनेंट या भाग। सबसे पहले तो आप देखो SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। अब जानते हैं SMPS होता क्या है। कंप्यूटर में विभिन्न वोल्टेज प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि कंप्यूटर के जो विभिन्न भाग होता है, जिनको जितनी जरूरत होती है उनको उसके हिसाब से वोल्टेज देता है। कौन देता है? SMPS। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ये ब्रैकेट में भी दे रखा है। यह AC को DC में बदलता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न घटकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज प्रदान करता है। ये देखिए हमारे टाइपिस्ट महोदय ने ऐसा लिखा है, कोई नहीं, करेक्शन करवा देंगे। अब देखते हैं दूसरा UPS। UPS की फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको भी देख लो, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी फुल फॉर्म आप जरूर देख लो। इसका क्या काम है? बिजली जाने पर कंप्यूटर के कुछ समय तक चलाने का बैकअप देता है ना, बैकअप बैटरी के टाइप में ये काम करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? मोस्ट इंपोर्टेंट ये नहीं है कि ये कितने भागों में बांटा जाता है, जिनको बांटा गया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया? 4 में। कौन कौन से? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज डिवाइस। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को किस में? इनपुट में, आउटपुट में, प्रोसेसिंग में और स्टोरेज में। अब थोड़ा सा जान लो कि डिवाइस बोलते किसे हैं। डिवाइस एक ऐसा यंत्र या उपकरण होता है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या डिजिटल हो सकता है और इसका उपयोग जानकारी प्रोसेस करने, मापने या नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, बहुत सामान्य बोलते हैं कि ये कौन सा डिवाइस है। तो डिवाइस एक्चुअल में होता क्या? जरूर नहीं कि कंप्यूटर एक को ही डिवाइस बोले। तो हार्डवेयर डिवाइस के जो 4 भाग हमने देखे, उसमें हम पहला लेते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के द्वारा यूजर कंप्यूटर में डेटा और निर्देश देता है। इसमें सिर्फ हम एंटर कर सकते हैं, यानी कमांड दे सकते हैं। किसको? कंप्यूटर को। सबसे पहले इसमें लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये हार्डवेयर के जो 4 भाग हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी वाला, यहां से पर्सन बने ही बनेंगे ना। थोड़ा सा ध्यान लगा कि इसको देखना। यह संख्या, अक्षर, कमांड को इनपुट देने के लिए उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड का पहला और मेजर काम क्या है? वो इनपुट देता है, चाहे वो अक्षर के रूप में हो, चाहे वो संख्या के रूप में हो। आधुनिक कीबोर्ड में 104 की होती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में या आधुनिक कीबोर्ड में कितनी की है? तो 104। सबसे ऊपर के लाइन में QWERTY होते हैं। इसे क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने
डिजाइन किया। इसको आपको याद रखना कि सबसे ऊपर वाली कीबोर्ड में कौन सी लाइन होती है, तो इसको आप याद रखने के तरीके से क्वेरिटी याद कर सकते हो। क्या? क्वेरिटी। अल्टीमेटली आपको याद ही रखना है, तो एक नाम याद रख लो, क्वेरिटी। क्वेरिटी क्या है? सबसे ऊपर वाली लाइन जिसमें क्या लिखा था, QWERTY। अब जानिए इंटर के। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इंटर की का। इंटर की का नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कीबोर्ड के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देखिए अल्फा न्यूमेरिकल की कौन कौन सी होती है। ए से जेड तक जो अक्षर में है और संख्याओं में 0 से 9 तक होता है, उसको अल्फा न्यूमेरिकल की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिकल की। दूसरा है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कौन सा है? F1 से F12 तक, और इनका प्रत्येक की का एक अपना काम होता है। ये स्पेशल होती है। प्रत्येक जो की है F1 का अलग काम होता है, F2 का अलग होता है, F3 का अलग होता है। जब हम की का वो शॉर्ट की का दिखाएंगे तब उसमें बताएंगे। तो फंक्शन कीज कौन सी होती है? F1 से लेके F12 तक। उसके बाद में आता है कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज में कौन कौन सी आती है? कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, विंडोज की हो गया। शॉर्टकट व विशेष कमांड देने के लिए कंट्रोल की क्या होती है? शॉर्टकट या विशेष कमांड देने के लिए होती है, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? कंट्रोल होता है, अल्ट होता है, विंडोज की होती है। उसके बाद में हम देखते हैं नेविगेशन कीज। ये कौन कौन सी है? एरोज की हो गई, होम हो गया, एंड हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया। नेविगेशन की को जो एरो कीज है या होम है, क्या है? स्क्रीन पर मूवमेंट करने के लिए इसका यूज में किया जाता है। उसके बाद में आता है नब पैड। यह कीबोर्ड के दाएं भाग में होता है। नब पैड किधर होता है? कीबोर्ड के दाएं भाग में। इसमें संख्याओं और गणितीय ऑपरेटरों जैसे प्लस माइनस ये जो दे रखे हैं, ये कीज होती है और ये खासकर कैलकुलेशन के लिए काम में ली जाती है। तो नब की क्या है? इसको नम लिखते हैं ना, नम के। उसके बाद आता है स्पेशल कीज, जैसे एंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, टैब हो गया, कैप्स हो गया, लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, स्पेस बार हो गया। इनका प्रयोग डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। तो डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग के किसका किया जाता है? स्पेशल की। नोट में देखो आप कीबोर्ड की सबसे लंबी की कौन सी है, तो स्पेस बार होती है। नीचे की तरफ वो होता है स्पेस बार। तो हमने कीबोर्ड की सारी बातें देख ली, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। अब देखते हैं इनपुट के अन्य डिवाइस कौन कौन से है कि जो इनपुट का काम करते हैं। जैसे जियो स्टिक हो गया, ये खेल वेल में काम आता है, जो गेम वैम होता है ना, पहले जमाने में बहुत लोग बच्चे खेलते थे। उसके बाद में स्कैनर हो गया। स्कैनर में आपने कभी देखा, आपने स्कैन किया, जैसे आप मोबाइल का ही बताता हूं, आपने स्कैनर निकाला, उसमें किसी फोटो के आगे सामने किया, उसका क्लिक किया, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में दे। वो क्या कर रहा है? वो फोटो कैप्चर करके यानी इनपुट ले रहा है। उसके बाद में आ गया OBR, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। उसके बाद OMR, जिसमें आप जब परीक्षा दोगे तो आपको OMR शीट दी जाती है। उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद में OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद में आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। उसके बाद में आता है ट्रैक बॉल। उसके बाद आता है डिजिटाइजर टेबल, ग्राफिक टेबल, वीडियो डिजिटल कैमरा और कार्ड रीडर। ये क्या है, कितना है, कैसा है, इसको जानने में आप इंटरेस्ट मत रखो। आपको इतना पता होना चाहिए कि जियोस्टिक अगर दे रखा है या स्कैनर दे रखा है या OBR, OMR, OCR, ये सब जो दे रखे हैं, ये क्या है? ये सिर्फ इनपुट के डिवाइस है। ठीक। अब अगला देखते हैं माउस। ये क्या है? ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा देखना है क्योंकि यहां से प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। यह एक इनपुट डिवाइस है जो यूजर और स्क्रीन के बीच में इंटरफेस का काम करता है, मतलब इन दोनों की मध्यस्थता करता है। 1963 में डगलस, इसका पूरा नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं, कोई अपना घर का नहीं है, डगलस ने इसको बनाया था। माउस को पहली बार XY पोजीशन इंडिकेटर नाम से जाना गया था। जो शुरू में जो बना था ना माउस, उसको क्या बोला गया था? XY पोजीशन इंडिकेटर। माउस के प्रकार कितने हैं? यांत्रिक माउस हो सकता है, ऑप्टिकल माउस हो सकता है और वायरलेस वाले। माउस के सामान्यतः 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होती है, एक नीचे एक होता है ना बटन पहिया सा, तो वो। और माउस का हम किस चीज के लिए उपयोग करते हैं? ड्रैग ड्रॉप के लिए, राइट क्लिक के लिए, स्क्रोलिंग के लिए, पॉइंटर मूवमेंट के लिए, इन सब के लिए क्या करते हैं? हम माउस का काम लेते हैं या माउस को काम में लेते हैं। माउस की जो स्पीड होती है वो DPI में नापा जाता है। ये याद रख लेना, हो सकता है कि आ जाए। DPI की फुल फॉर्म क्या है? डाटा पर इंच में मापी जाती है। अगला है माइक्रोफोन। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो साउंड के रूप में इनपुट लेता है और आगे जिसको सुनाई देता है स्पीकर, वो क्या होता है? वो आउटपुट के रूप में देता है। अब उसके बाद में वेबकैम। यह एक प्रकार की वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है और यह भी इनपुट है। इसमें डिजिटल कैमरा होता है जिसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग के लिए किया जाता है। अब पढ़ते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर का दूसरा भाग, आउटपुट डिवाइस।
आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वह होता है जो प्रोसेस किए गए डाटा को यूजर को दिखाता है, यानी आउटपुट देता है। जैसे मॉनिटर का ये काम होता है, प्रिंटर का भी ये काम होता है। आउटपुट डिवाइस को दो भागों में बांट सकते हैं हम, पहला सॉफ्ट कॉपी के रूप में और दूसरा हार्ड कॉपी के रूप में। सॉफ्ट में कौन कौन सा आता है? यह एक डिस्प्ले डिवाइस है जो डेटा को विजुअल फॉर्म में प्रदर्शित करता है। विजुअल फॉर्म कौन कौन सी होती है? जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया। और इसके उदाहरण क्या क्या है? मॉनिटर हो गया, टीवी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्क्रीन हो गया। तो सॉफ्ट में कौन कौन आ गए? मॉनिटर, टीवी, स्मार्टफोन। और हार्ड कॉपी में कौन कौन देता है? तो प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया और स्पीकर हो गया। अब मॉनिटर को देख लो आप, देखने में यह टीवी की तरह होता है। मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो मॉनिटर को क्या कहा जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको आप याद कर लेना। मॉनिटर आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो हमें हाथ में तो देता नहीं है, तो क्या हो गया? वो सॉफ्ट कॉपी हो गया। अब देखते हैं मॉनिटर के प्रकार। पहला है सीआरटी, दूसरा टीएफटी, तीसरा एलसीडी, चौथा एलईडी। पहले देखते हैं हम सीआरटी। इसका फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। और इसका काम क्या है? ऑनलाइन विज्ञापनों को मापने का तरीका है। क्या? सीआरटी। कोई भी ऐड आती है, विज्ञापन आता है, उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया, ये किस चीज से नापा जाता है? सीआरटी। और इसकी फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। अब दूसरा लेते हैं टीएफटी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तीसरा हम लेते हैं एलसीडी। इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और चौथा हम लेते हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये चार है, इनकी चारों की फुल फॉर्म आप देख लेना। ये क्या क्या काम करते हैं इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। ये सीआरटी का मैंने इसलिए बताया कि विज्ञापन का आजकल बहुत जमेला चल रहा है, तो उसके कारण ये हो सकता है कि पूछा जा सकता है। अब इनका कुछ रोल देखिए। मोनोक्रोम मॉनिटर होता है, वो एक रंग के लिए प्रयोग किया जाता है, या एक रंग प्रयोग किया जाता है उसमें। कलर डिस्प्ले मॉनिटर क्या होता है? यह एक समय में 256 रंगों को दिखा सकता है। तो जो मोनोक्रोम है वो सिर्फ एक ही रंग में दिखाएगा, और जो कलर डिस्प्ले मॉनिटर है वो क्या करेगा? एक समय में 256 रंगों को दिखा सकता है। अब देखते हैं पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत छोटा इंडिविजुअल एरिया जो एक साथ मिलकर पूरी इमेज बनाता है, उसे कहते हैं पिक्सल। अब देखते हैं रिजोल्यूशन। इसका मतलब होता है डॉट्स या पिक्सल की संख्या जो एक इमेज में होती है। किसी भी इमेज है वो डॉट 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 से बनी हुई है, और ये जो डॉट की संख्या होती है ना, ये क्या होता है? ये रेजोल्यूशन होता है। जितनी ज्यादा पिक्सल की संख्या होगी उतनी अच्छी तस्वीर आएगी। तो पिक्सल की संख्या पर क्या निर्भर करता है? फोटो की गुणवत्ता। अब देखते हैं डॉट पिच। दो कलर्ड पिक्सल के विकिरणों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो उसको डॉट पिच बोलते हैं। किसी भी मॉनिटर की डॉट पिच जितनी कम होगी तो रेजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा और इमेज उतनी ही अच्छी आएगी। डॉट पिच कम होने का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन उतना ही हाई होगा और फोटो उतनी अच्छी आएगी। आउटपुट का दूसरा उदाहरण देखते हैं प्रिंटर। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर उतारता है। जो भी जैसे पीडीएफ होती है वो सामने हम खोल के देखते हैं कंप्यूटर में, जो हमें दिख रहा है वो कागज पर छाप के दे देगा। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रेजोल्यूशन से नापी जाती है। यह वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है, जिसे डीपीआई कहते हैं, डॉट्स पर इंच। आइए अब देखते हैं प्रिंटर का वर्गीकरण, यानी प्रिंटर का क्लासिफिकेशन। प्रिंटर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रिंटर की क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीकों के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी क्षमता के अनुसार, प्रिंटर के क्षमता के अनुसार। इसमें तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है करेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर और तीसरा होता है पेज प्रिंटर। पहले तो ये चार्ट देख लो, क्योंकि आपको तो हो सकता है कि ऊपर सरफेस लेवल का प्रश्न आए तो इससे बन जाए। तो प्रिंटर क्षमता के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन सा? करेक्टर, लाइन और पेज प्रिंटर। उसके बाद में देखते हैं प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट में क्या क्या शामिल है? इसमें दो प्रकार के शामिल है, एक तो डॉट मैट्रिक्स और दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर। ये दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं, वो इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं। दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इसमें तीन प्रकार है, एक थर्मल प्रिंटर, दूसरा इंकजेट और तीसरा लेजर। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि प्रिंटर को हमने बांटा तो दो प्रकार से बांटा, प्रिंटर की क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। जब हमने प्रिंटर की क्षमता के अनुसार बांटा तो वो तीन प्रकार के हमें दिखाई दिए। कौन कौन से? करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। जब हम प्रिंट करने के तरीके, मतलब किस टाइप से किया जाता है,
उसके आधार से हमने बांटा तो दो प्रकार के, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट को फिर दो भागों में बांटा, डॉट मैट्रिक्स और डेजीव्हील प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को कितने भागों में बांटा, तीन में, थर्मल, इंकजेट और लेजर। सबसे पहले हम लेते हैं क्षमता के अनुसार प्रिंटर को। तो इसमें हमने देखा कैरेक्टर प्रिंटर था, लाइन प्रिंटर था और पेज प्रिंटर था। अब इनके बारे में एक एक बात जान लो। कैरेक्टर प्रिंटर की बात क्या है कि यह एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, बहुत पुराना मेथड है। दूसरा लाइन प्रिंटर, यह एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है। और तीसरा है पेज प्रिंटर, यह एक बार में एक पेज प्रिंट कर देता है। तो इसका जो हेडलाइन दी हुई है, जो भी प्रिंटर का नाम है, उससे आधार से ही पता चल जाता है कि कैरेक्टर यानी एक बार में एक कैरेक्टर को ही वो प्रिंट करेगा, लाइन एक बार में लाइन को प्रिंट करेगा और पेज एक बार में पूरे पेज को करेगा। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। अब देखते हैं दूसरा भाग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव करके प्रिंट किया जाता है। इन प्रिंटरों की स्पीड बहुत तेज होती है और ये तीन प्रकार के होते हैं, वो हमने पहले ही देख लिया था। थर्मल होता है, इंकजेट होता है, लेजर प्रिंटर होता है। पहले हम देखते हैं थर्मल प्रिंटर को। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है और यह बहुत खर्चीला होता है। इंकजेट के बारे में देखिए दो बातें। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, तो इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल होते हैं और यह घरों तथा ऑफिस में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा लेजर प्रिंटर, इसमें सेमीकंडक्टर लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम्स, अवशोषित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये हुआ कि सेमीकंडक्टर लेजर बीम का यूज होता है, प्रकाशीय ड्रम का यूज होता है और आवेशित स्याही टोनर का भी इसमें प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है, ये प्रति कॉपी सस्ती भी पड़ती है और डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डीपीटी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल, इंकजेट और लेजर। अब देखते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, यह प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका यूज वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग या मानचित्र बनाने में किया जाता है। अब आउटपुट डिवाइस के कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। उसमें सबसे पहले देखते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड होता है जहां सभी पार्ट जुड़े होते हैं, जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड होता है जिसमें सब पार्ट है आके जुड़ते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, ये सब इसमें जुड़ते हैं। और मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को एक साथ जोड़ना, उन्हें आपस में डेटा और पावर का आदान प्रदान करने में हेल्प करना। और इसमें होता क्या क्या है, सीपीयू सॉकेट हो गया, रैम स्लॉट हो गया, पीसीआई स्लॉट हो गया, साटा पोर्ट हो गया, यूएसबी पोर्ट हो गया, ये सब जो पोर्ट्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसमें चिपेस्ट होता है जो सीपीयू और अन्य कंपोनेंट के बीच डाटा का रास्ता तय करता है। और जो पावर सप्लाई है इसकी वो कौन देता है, तो एसएमपीएस देता है। मदरबोर्ड को पावर सप्लाई कौन करता है, तो एसएमपीएस। और मदरबोर्ड को कंप्यूटर की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंख कहा जाता है। और मदरबोर्ड का जो माइंड किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं सीपीयू को। अब कंप्यूटर हार्डवेयर का तीसरी यूनिट लेते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पहले देखिए कि होती क्या है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट वे हार्डवेयर इकाई होती है जो इनपुट यूनिट द्वारा दिए गए डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करके परिणाम के रूप में आउटपुट में बदलता है। जो आप कमांड देते हो इनपुट के रूप में, उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, तो प्रोसेसिंग यूनिट करता है। और मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट कौन कौन सी है, तो सीपीयू हो गया, क्योंकि सीपीयू का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है। दूसरा मदरबोर्ड हो गया। सीपीयू की फुल फॉर्म मैंने 3-4 बार बता दिए, फिर भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के मुख्य 4 भाग हैं, ये देख लो। सीपीयू बहुत महत्वपूर्ण है। एक एएलयू हो गया, दूसरा सीयू हो गया, तीसरा रजिस्टर्स हो गया, चौथा कैश मेमोरी हो गया। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है। ये गणनाएं अगर वगैरह करता है, वो कौन करता है, तो एएलयू करता है। उसके बाद में सीयू कंट्रोल यूनिट, फिर रजिस्टर और फिर कैश मेमोरी। इसको हम एक एक करके विस्तार से जानते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले एएलयू लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यह सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है। कौन, एएलयू। यह गणना और लॉजिक दोनों कार्य करता है, यानी ये कैलकुलेशन भी करके दे देगा और लॉजिक का भी काम करके दे देगा। गणना में कौन कौन सा, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग हो गया। लॉजिक में कौन कौन सा, एंड, और, नोट, एक्सओआर, बराबर का निशान, ग्रेटर देन, लेस देन। ये एएलयू का क्या है, ये लॉजिकल कार्य है। एएलयू की कार्य प्रणाली को देखो।
एएलयू को सीपीयू को कंट्रोल यूनिट से आदेश मिलता है कि कौन सी क्रिया करनी है, यानी कौन सा काम करना है। एएलयू आवश्यक डेटा को रजिस्टर या मेमोरी से लेता है और फिर गणना या तार्किक का जो भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो भी काम करना पड़ेगा वो करेगा और परिणाम वापस रजिस्टर और मेमोरी को भेज देगा। ये सीपीयू के कंट्रोल यूनिट से आदेश लेता है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद में वो क्या करता है, रजिस्टर और मेमोरी से वो चीज वहां से उठाता है। उसके बाद में जो कमांड मिली है उसको वो काम करता है, यानी उसको रिजल्ट में बदलता है और फिर वापस वो रजिस्टर या मेमोरी को भेज देता है। आइए अब जानते हैं सीयू को। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। जैसे नाम से ही पता है ना कंट्रोल यूनिट, तो ये कुछ ना कुछ चीज कंट्रोल करता मिलेगा। ऐसे थोड़ा ना कनेक्शन बिड़ाया करो, जो चीज का आप कनेक्शन बिड़ाते हो वो काम नहीं आएगा, ये कनेक्शन बिड़ाना ना बहुत काम आएगा। तो यह सीपीयू का क्या होता है, मुख्य घटक है। और सीयू का कार्य क्या है, तो कंप्यूटर की सभी यूनिट्स को नियंत्रित और समन्वित करता है। सीयू अपने निर्देश मेमोरी मुख्यतः रैम से लेता है। जो भी इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है वो ज्यादातर किससे लेता है, तो रैम से लेता है। सीयू अपने समय का कोई डाटा प्रोसेस नहीं करता, जो काम इसको बोला वो काम ये करेगा, यानी ये आज्ञाकारी बच्चा है। थोड़े से आप भी बन लो, वीडियो को लाइक कर दो। कंप्लीट सिलेबस की जो आप क्लास देख रहे हो ना, ये लोग पेड में पढ़ाते हैं, यानी बैच में पढ़ाते हैं। आपका यहाँ 2 रुपए लगता नहीं। लाइक करके थोड़ा इमोशनल सपोर्ट तो दे ही सकते हो, बात खत्म। आइए अब रजिस्टर देखते हैं। रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर सीपीयू के अंदर छोटे, तेज और अस्थायी स्टोरेज होता है। इसका काम क्या है, इसका काम प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से कलेक्ट कर लेता है या संग्रहित कर लेता है। अब इसके कार्य देख लो, डेटा संग्रहण और दूसरा तेजी से एक्सेस। जो डेटा का स्टोरेज करता है वो अस्थायी करता है, ये बात आपको पहले बताई दी। एएलयू और अन्य यूनिट्स के बीच में डेटा स्टोर करता है। दूसरा तेजी से एक्सेस, इसमें क्या है, सीपीयू को बार बार रैम में जाने की आवश्यकता नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, सीपीयू की स्पीड बढ़ जाती है। रजिस्टर का आकार छोटा होता है, लेकिन रजिस्टर की मेमोरी सीपीयू की सबसे तेज होती है। अगर आपको पूछा जाए कि सीपीयू की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो आप क्या जवाब दोगे कि रजिस्टर्स। तो अब देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, तो कैश मेमोरी छोटी लेकिन उच्च गति की बफर मेमोरी होती है। कौन सी बफर मेमोरी, कौन होती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को सीपीयू की प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि सीपीयू की प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच होती है। जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू की मेन मेमोरी की तुलना में बहुत तेज चलती है, इसलिए कैश मेमोरी मेन मेमोरी की सामग्री को रखता है, यानी बफर करता है। तो ये है कैश मेमोरी। सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये एक बफर मेमोरी है, जो सीपीयू का जो वेटिंग टाइम है उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दैट्स इट। अब आता है सीपीयू के कार्य। तो सीपीयू के काम क्या क्या है। फैच, मेमोरी से निर्देश प्राप्त करना। डिकोड के रूप में निर्देश को समझता है। एग्जीक्यूट के रूप में निर्देशों को निष्पादित करता है। और स्टोर के रूप में क्या करता है, परिणाम को मेमोरी में स्टोरेज करता है। तो ये सीपीयू के काम थे। कमेंट करके ये तो बता दो क्लास कैसे लग रही है। सो वो तो नहीं गए होंगे, क्योंकि बीच में एक्स्ट्रा कुछ बोलना होता नहीं है, क्योंकि पेपर का समय कम है। और आपका सिलेक्शन ना हो जाए तो मुझे बोलना। 100% होगा यार। बस थोड़ी सी लगन रखो, थोड़ी सी लाक लपट से दूर रहो, एकदम टू द पॉइंट मिशन मोड में रहो, ठीक। अब जो आए हुए प्रश्न है उनको थोड़ा देख लो। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, ये डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, या आया हुआ ये तो कि प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू की गति किस में नापते हैं, तो गीगाहर्ट्ज में। आपको ये भी लिखा मिल सकता है और नाम भी लिखा मिल सकता है। तो सीपीयू को किस में मापा जाता है, इसकी स्पीड गीगाहर्ट्ज में। आधुनिक सीपीयू में मल्टी कोर तकनीक यूज होती है, जैसे ड्यूल कोर हो गया, क्वाड कोर हो गया, ये सब किस में यूज होता है, आधुनिक सीपीयू में। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि सीपीयू का जो परफॉर्मेंस है वो क्लॉक स्पीड और कैश साइज पर निर्भर करता है। तो ये 4 प्रश्न थे जो आपको यहीं बता दिया। तो पीवाईक्यू भी साथ हो रहे हैं ना। अब देखो रजिस्टर और रैम में अंतर क्या है। पहले तो ये रजिस्टर देखो और दूसरा है रैम देखो। इसका स्थान के बारे में देखो। रजिस्टर होता है वो सीपीयू के अंदर होता है, और रैम होता है वो सीपीयू के बाहर होता है, यानी मदरबोर्ड में होता है। स्पीड देखो, रजिस्टर की बहुत तेज होती है, इसकी तुलना में क्या है, धीमी होती है। किसकी तुलना में, रजिस्टर की तुलना में। साइज, रजिस्टर छोटा होता है और रैम बड़ा होता है। एक्सेस टाइम, इसका तो बहुत कम होता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड में चलता है, और रैम का क्या है, ये समय थोड़ा ज्यादा लेता है। और कार्य, रजिस्टर का कार्य क्या है, प्रोसेसिंग डेटा को अस्थायी रूप में स्टोरेज करना। और रैम का कार्य क्या है,
प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करना। अब कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ और उदाहरण है वो देखिए। हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको एसडीडी बोलते हैं, ये क्या होता है? यह एक स्थायी डेटा संग्रहण उपकरण होता है, यानी स्थायी रूप से डेटा का स्टोर करता है। डेटा को चुंबकीय डिस्क पर यह स्टोर करता है। तो जब भी पूछा जाए हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या यूज होता है, तो चुंबकीय डिस्क के प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको एसएसडी बोलते हैं, ये तेज और टिकाऊ स्टोरेज होता है। उसके बाद में रैम, इसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी होता है, जिसको हम वोलेटाइल बोलते हैं। और दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह स्थायी होता है और इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन वोलेटाइल। उसके बाद में आप देखो पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव क्या होता है? पोर्टेबल स्टोरेज होता है। आइए तो कंप्यूटर हार्डवेयर का चौथा भाग देखते हैं, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर की मेमोरी होती है जो डेटा, फाइल्स और प्रोग्राम को स्टोर करती है। जैसे कौन कौन सी होती है? मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया और पेन ड्राइव हो गया। तो इसमें हम लेते हैं मेमोरी को। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेमोरी। इसको हम जानते हैं। पहले तो जानिए कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां डेटा और निर्देशों का स्टोर होता हो, यानी डेटा और इंस्ट्रक्शन का स्टोर किया जाता है। तो देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में स्थायी तथा अस्थायी डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकती है। मेमोरी में डेटा बाइनरी के रूप में स्टोर होता है और ये बाइनरी बार बार आ रहा है, तो इसलिए अच्छे से जान लो कि बाइनरी होती क्या है। 0 और 1 को बाइनरी कहा जाता है। मेमोरी को बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, एमबी, जीबी जैसे जैसे आगे बढ़े उनमें नापा जाता है। मेमोरी की सबसे जो छोटी इकाई है वो है बिट। ये अच्छे से जानो आप। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। जबकि सबसे बड़ी जो इकाई है वो ब्रोटोबाइट है। ये बदलता रहता है, जैसे जैसे आगे जो इसका डेवलप होता है तो बदलता रहता है, लेकिन सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? वो है बिट। अब ये टेबल है, इसको आप थोड़ा सा देखिए, हो सकता है कि एक नंबर यहां पर छुपा हुआ आपको मिल जाए पेपर में। तो पहला है बिट। बिट क्या है? बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट क्या है? 0 और 1। ये मैंने आपको कई बार बता दिया। 4 बिट का एक निबल बनती है, 8 बिट का एक बाइट बनता है। और एक बाइट क्या होता है? एक कैरेक्टर के बराबर होता है। 1024 बाइट है वो 1 किलोबाइट होती है। 1024 किलोबाइट होती है वो 1 मेगाबाइट होती है। और 1024 मेगाबाइट होती है वो 1 गीगाबाइट होती है। और 1024 गीगाबाइट होती है वो 1 टेराबाइट होती है। 1024 टेराबाइट कितना होता है? तो 1 पेराबाइट जितना। और पेराबाइट की जो शॉर्ट लिखते हैं वो क्या होता है? पीबी। 1024 पीबी क्या होता है? 1 एक्साबाइट। एक्साबाइट को किस में लिखते हैं? ईबी में। तो 1024 ईबी क्या होता है? 1 जेटाबाइट। जेटाबाइट को क्या लिखते हैं? जेडबी। और 1024 जेटाबाइट होती है वो होती है 1 योटाबाइट। और योटाबाइट का जो लिखते हैं वो होता है वाई बी। और 1024 योटाबाइट है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है 1 ब्रोंटोबाइट। और ब्रोंटोबाइट क्या है? सबसे बड़ी इकाई। अब देखो मेमोरी को। मेमोरी का उपयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। और मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक और द्वितीयक, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आइए पहले लेते हैं प्राथमिक मेमोरी। यह आंतरिक मेमोरी होती है जो सीपीयू के लिए डेटा और निर्देशों का स्टोर करती है और यह अस्थायी होती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो अस्थायी होती है, यानी वोलेटाइल होती है। और प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 3। एक रैम, एक रोम और एक कैशे। अब द्वितीयक मेमोरी देखिए। कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोरेज करने के लिए किया जाता है, यानी ये स्थायी रूप से। जो प्राइमरी है या प्राथमिक है वो अस्थायी है, जो द्वितीयक या सेकेंडरी है वो क्या है? स्थायी मेमोरी है। और इसे सहायक स्टोरेज भी कहा जाता है। किसको? द्वितीयक मेमोरी को। अब देखो मेमोरी को कैसे बांटते हैं। मेमोरी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन सी? प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक मेमोरी। अब देखते हैं पहले प्राथमिक को। प्राथमिक को फिर हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? पहली नॉन वोलेटाइल, दूसरी वोलेटाइल और तीसरी कैश मेमोरी। तो इसका पहला भाग लेते हैं हम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कौन होती है? रोम। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? ये अस्थायी रूप में स्टोरेज करती है। इसके कितने भाग है? तो इसके 3, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो रोम के कौन से 3 भाग है? पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम।
दूसरी वोलेटाइल, वोलेटाइल क्या है? रैम है। और रैम को कितने भागों में बांटा? दो में, एक स्टैटिक रैम और दूसरी डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या है? रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती, स्टैटिक को रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती, और डायनेमिक को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। दोनों में बस बेसिक यही अंतर है। अब देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी छोटी लेकिन उच्च गति की बफर मेमोरी होती है। यह सीपीयू की प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए उपयोग में किया जाता है, जो हमने पीछे पढ़ा दिया था यही बात। कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच होती है। ये कहां पाई जाती है? तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। सीपीयू की मेन मेमोरी की तुलना में ये बहुत तेज होती है। कौन? कैश मेमोरी। इसलिए कैश मेमोरी है वो मेन मेमोरी की सामग्री को रखता है। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी। ये दो प्रकार की होती है, एक तो क्रमानुसार और दूसरी डायरेक्ट। पहले देखते हैं हम क्रमानुसार। इसमें क्या शामिल है? मैग्नेटिक टैप। अब देखेंगे डायरेक्ट वाले का, डायरेक्ट एक्सेस। ये तीन प्रकार की होती है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक में क्या क्या शामिल है? फ्लोपी डिस्क आ गई, हार्ड डिस्क आ गई। ऑप्टिकल डिस्क में 5 प्रकार के आते हैं। कौन कौन सी? ब्लू रे डिस्क जिसको बीआरडी बोलते हैं, सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआर डब्ल्यू और डीवीडी। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में क्या आता है? तो फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पेन ड्राइव। और मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? चिप। इनके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पूछते हैं तो आपको याद क्या रखना है? तो मैग्नेटिक डिस्क है उसका कौन कौन सा उदाहरण है? तो फ्लोपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। और ऑप्टिकल डिस्क का कौन कौन सा उदाहरण है? तो बीआरडी हो गया, सीडी रोम हो गया, ये हो गए। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का क्या है? तो दो है, एक तो फ्लैश मेमोरी और एक मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में क्या है? उसका उदाहरण क्या है? तो चिप। और फ्लैश मेमोरी का पेन ड्राइव। छोटी सी बात छोटे से पेज में कंप्लीट हो गई। अब इनको एक एक करके लेते हैं। पहले लेते हैं रोम। तो सबसे पहले तो आप जानो कि रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब इसके कार्य देखो। डेटा को स्टोरेज करने का काम रोम करता है। रोम एक अस्थायी मेमोरी है। क्या है? अस्थायी। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रोम। इसकी खासियत क्या है कि लाइट चले जाने पर भी डाटा इसमें सुरक्षित रहता है। किसमें? रोम में। कंप्यूटर जब चालू होता है तो रोम में से निर्देश पढ़कर बूट प्रोसेस पूरा करता है। तो बूट प्रोसेस को कौन हेल्प करता है? रोम। इसमें BIOS बायोस होता है जो हार्डवेयर को सही तरीके से काम करने का निर्देश देता है। तो ये थी रोम। रोम की 4-5 बातें हैं वो अच्छे से देख लो। अब रोम के प्रकार देखो। पहला पी रोम, दूसरा ईपी रोम, तीसरा है EEP रोम। पहला पी रोम क्या होता है? इसकी पहले तो फुल फॉर्म देखिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें जो डेटा होता है वो मिटाया नहीं जा सकता। अब देखो ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसको सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट किरणों से ही मिटाया जा सकता है। तो अल्ट्रावायलेट किरणों से किसको मिटाया जा सकता है? ईपी रोम को। और अब उसके बाद में EEP रोम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको विद्युत के माध्यम से मिटाया जा सकता है। कंप्यूटर की बायोस सेटिंग EEP रोम में स्टोर की जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बायोस की जो है BIOS इसकी सेटिंग कहां होती है? तो EEP रोम में। रोम के बायोस और सीमोस देखते हैं। बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह रोम में स्टोर होता है। कंप्यूटर को बूटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? बायोस का। और इसका मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? बायोस का। बायोस की सारी सेटिंग स्टोर करता है कौन? रोम। अब देखते हैं सीमोस। सीमोस की फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस एक प्रकार की बैटरी होती है जिसका कार्य बायोस में उपस्थित सभी सेटिंग को सिक्योर करना। कंप्यूटर में डेट और टाइम बदलने के या अपडेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीमोस का। सीमोस का पहला काम क्या होता है कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी क्लॉक को चालू रखता है, यानी उसमें टाइम अपडेट रहता है। तो ये है रोम के बायोस और सीमोस। अब देखते हैं रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू रैम का उपयोग करके किसी भी कार्य में प्राथमिक मेमोरी की लोकेशन से जानकारी पढ़ और लिख सकता है। सीपीयू है वो रैम का उपयोग करके प्राथमिक मेमोरी लोकेशन से जानकारी लिख और पढ़ सकता है।
रैम एक अस्थायी मेमोरी है यानी वोलेटाइल मेमोरी है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी बोलते हैं। किसको, रैम को। कि प्रेजेंट टाइम मेमोरी किसको बोलते हैं, तो रैम को बोलते हैं। लाइट जाने के बाद में डाटा खो देता है। रैम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लाइट चली गई तो उसका डाटा है वो अपने आप मिट जाएगा। और रैम का मुख्य कार्य क्या है, डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करना। ये क्या करता है, अस्थायी रूप से स्टोर करता है। अब देखो रैम के प्रकार। रैम कितने प्रकार के, दो प्रकार, एक स्टैटिक रैम और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक को पहले देखो, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। एस रैम में है वो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। एस रैम मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करता है। किसका यूज करता है, फ्लिप फ्लॉप्स का। और फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, यह एक बाइनरी सेल है जो एक बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में सक्षम है। यानी एक बिट की इंफॉर्मेशन भी होती है ना, उसको भी स्टोर कर लेता है। रैम का दूसरा भाग है डायनेमिक रैम। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। एस रैम में किया नहीं जा सकता और डी रैम में किया जा सकता है, और इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अब देखो वर्चुअल मेमोरी, आभासी मेमोरी जिसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क की खाली जगह पर बनाई जाती है। रैम की मेमोरी को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग है जिसकी सहायता से हम कई एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में प्रोग्राम को स्वैप करके चलाया जाता है। ये थे कंप्यूटर हार्डवेयर के 4 भाग। इसको बहुत अच्छे से बताया, एक बार आपने क्लास देख लिया। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट इस क्लास का समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए अभी भी, मैं 100% इसको समझा दूंगा। ग्रुप डी के लिए हमने एक मिशन चलाया। कौन सा मिशन, मिशन फोर्थ फतेह। मैं लिख देता हूं एक बार, अगर आप भी हमारे इस मिशन में शामिल होना चाहते हो तो कमेंट करके लिख दो फोर्थ फतेह। क्या लिखना आपको, फोर्थ फतेह। अब देखते हैं तीसरा अध्याय, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। यह हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और यूजर को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्रामों का या इंस्ट्रक्शन का समूह होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को तो वो कंट्रोल करता है, और जो यूजर जो काम में ले रहा है उसको वो सुविधा देता है, यानी फैसिलिटी देता है भी आपको क्या करना है। और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले हम लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में पुल का काम करता है, यानी इंटरफेस का काम करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या शामिल होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस फर्मवेयर सॉफ्टवेयर और अनुवादक। और अनुवादक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। तो अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्रामों का समूह है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है, यानी इनकी मध्यस्थता करता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कौन है सबसे महत्वपूर्ण भाग, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग से ही कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया संपन्न होती है। तो बूटिंग प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हैं, विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक हो गया, ओएस हो गया, एंड्रॉइड, एमएस डोस, एक्सपी, विस्टा, ये सब किसके उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से देखो एक बार। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुख्यतः C++ भाषा का उपयोग किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन सी भाषा यूज होती है, तो C++। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या है, सीपीयू में हर प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए एक एक करके भेजना, 1 by 1 भेजना। मेमोरी मैनेजमेंट, किसी भी इनपुट को स्टोर करने में काम करता है ये। इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट, इनपुट डिवाइस से डाटा को रिसीव करना और आउटपुट डिवाइस से डाटा को सेंड करना, ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट, नेटवर्क और रियल टाइम। पहले देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम को। मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टी यूजर्स की सेवाओं के लिए सेंट्रल प्रोसेसर का काम करता है। कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके उदाहरण कौन से हैं, एक लोकस हो गया, एक माइक्रोस हो गया। लोकस और माइक्रोस किसके उदाहरण है, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य है नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के बीच साझा फाइल और प्रिंटर की एक्सेस की अनुमति देना।
इसका मतलब ये हुआ कि कई यूजर मिलके अगर फाइल को साझा कर रहे हैं या प्रिंटर को यूज कर रहे हैं तो उसकी परमिशन कौन देता है? उसकी परमिशन देता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, समय अंतराल से कार्य को कंट्रोल करना। इसका उदाहरण सबसे अच्छा कौन सा है? VX वर्क्स। तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। अब देखते हैं कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है मैक ओएस, यह एप्पल द्वारा बनाया गया। उसके बाद में यूनिक्स। यूनिक्स की सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म देखिए, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, और यह काम क्या आता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स की आपको दो बातें याद रखनी है, एक इसकी फुल फॉर्म, दूसरी बात मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। उसके बाद आता है लाइनक्स, यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसको फ्री में यूज किया जा सकता है। किसको? लाइनक्स को। उसके बाद आता है बोस, BOSS, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। इसको मैं यहां पर निशान लगा रहा हूं, अच्छे से एक बार लिख के देख लेना। यह लाइनक्स कर्नल की सहायता से बना भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बोस क्या है? भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विंडोज मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग है। सबसे पहले बात तो ये है, इसके बहुत से वर्जन है, जैसे विंडो 95, 98, NT, XP, विंडोज 11 है, वो लेटेस्ट वर्जन है। ये 1 नवंबर 2024 को लॉन्च हुआ है। हालांकि ये थोड़ा सा विवादित है, एग्जैक्ट इसको नहीं, लगभग मान के चलो 2024 में लॉन्च हुआ है। उसके बाद में आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं एंड्रॉइड। यह लाइनक्स से निकला हुआ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो 2007 में आया, और यह गूगल का फ्री सॉफ्टवेयर है। कौन? एंड्रॉइड। iOS, यह आईफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आईफोन यूज करते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा काम करता है? iOS। इंटरफेस किसको बोलते हैं? यूजर्स और कंप्यूटर के बीच में जो संबंध होता है उसकी व्यवस्था करता है, वो इंटरफेस करता है। इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया CUI और दूसरा GUI। CUI की फुल फॉर्म क्या है? कमांड यूजर इंटरफेस। CUI की फुल फॉर्म क्या है? कमांड यूजर इंटरफेस। इसमें कंप्यूटर के कमांड लिखकर निर्देश देने पड़ते हैं। किसमें? CUI में। और GUI के फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें यूजर को आइकॉन, मेनू, ग्राफिक के चित्र मिलते हैं, जो माउस की हेल्प से क्लिक करके कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। यानी इसमें हम चित्र से भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है? CUI में हमें लिख के देना पड़ता है। तो CUI और GUI क्या है? ये इंटरफेस के दो प्रकार हैं। अब देखते हैं यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को सुरक्षित, तेज और व्यवस्थित बनाए रखने में हेल्प करता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर का रखरखाव, बैकअप और वायरस स्कैनिंग। ये वायरस को कौन बचाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन कौन से है? एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, विनरार। ये चारों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब देखो डिवाइस ड्राइवर। यह क्या होता है? यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी विशेष हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है, और बिना ड्राइवर के हार्डवेयर काम नहीं करेगा। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? प्रिंटर हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया। ये साउंड है, साउंड कार्ड हो गया। अगला है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर में स्थायी इंस्टॉल होता है। ये स्थायी इंस्टॉल होता है। यह बूटिंग के समय सबसे पहले चलता है। बूटिंग के लिए सबसे पहले कौन चलता है? तो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। और इसका उदाहरण क्या है? बायोस, UEFI। अब नोट देखो, बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। वो कंप्यूटर की बूटिंग के लिए उपयोगी है और सभी सेटिंग का स्टोर बायोस रखता है। ये सब बातें पीछे बता भी दी, आपका रिवीजन भी हो गया। अब देखो अनुवादक, ट्रांसलेटर। अनुवादक वह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है जो एक भाषा में लिखे गए कोड को दूसरी भाषा में बदल देता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। कितने प्रकार के होते हैं अनुवादक? दो प्रकार, एक कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। अब पहले थोड़ा कंपाइलर को जान लो। कंपाइलर एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा जैसे C++, जावा के लिखे कोड को मशीनी भाषा में अनुवाद कर देता है, तभी तो कंप्यूटर समझ पाता है उसको। लोकप्रिय उदाहरण इसके कौन से हैं कंपाइलर के? GCC, टर्बोसी, क्लैन और जावा। और इंटरप्रेटर क्या है? यह भी एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को कोड में लाइन टू लाइन पढ़कर तुरंत निष्पादित कर देता है।
इंटरप्रेटर होता है वो लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करता है। यह डिबिंग के लिए उपयोगी है ताकि तुरंत एरर को पहचान सके। तो डिबिंग के लिए कौन सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो इंटरप्रेटर। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, रूबी हो गया, पीएचपी हो गया और ये मतलब हो गया। आइए अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो वह सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य या यूजर की आवश्यकता पूरी करने के लिए बनाया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? एमएस वर्ड, एक्सेल, टैली, वेब ब्राउजर। और यह वास्तविक कार्य करने के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य के लिए और दूसरा विशेष उद्देश्य के लिए। सामान्य उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर क्या है? सामान्य उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, वीएलसी हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया। उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर के बारे में और जानते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसकी सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस पैड, वर्ड स्टार। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये क्या होता है? इसके द्वारा यूजर अपने डेटा को रो एंड कॉलम में व्यवस्थित कर सकता है, जैसे एमएस एक्सेल, लोटस 1 2 3। रो और कॉलम का मतलब क्या हो गया? ऐसे, इस टाइप से। नोट, रो और कॉलम के सामूहिक रूप को स्प्रेडशीट कहा जाता है। ये बात याद रखना, ये जो सारा मिला हुआ जो है ना, ये भाग मतलब ऐसे भी है और ऐसे भी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। अगला है डीबीएमएस। ये क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। यह रिकॉर्ड रखने में सक्षम है। जैसे कौन कौन से होते हैं? इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? एमएस एक्सेस, माई एसक्यूएल, डीबेस और 4 प्रो। और डीबीएमएस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? नेटवर्क डेटाबेस, एसरिकल डेटाबेस और तीसरा रिलेशनल डेटाबेस। नोट में देखिए, टेबल के प्रत्येक कॉलम को फील्ड कहा जाता है। जो टेबल होती है उसके प्रत्येक कॉलम को क्या कहा जाता है? फील्ड। यह डेटा के विशिष्ट भाग के लिए रिजर्व होता है, जैसे ग्राहक संख्या, ग्राहक का नाम, शहर, फोन नंबर। इन सब के लिए किसका यूज किया जाता है? तो फील्ड का। अब डीबीएमएस का पूरा डिटेल देखिए। इसमें पहले हमने देखा एसक्यूएल, इसकी फुल फॉर्म देखिए, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है ये। इसके द्वारा डेटाबेस संचालित किया जाता है। इसे एएनएसआई भी कहते हैं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और एसक्यूएल है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। एसक्यूएल क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद में आता है डीडीएल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इस कमांड से टेबल के इंस्ट्रक्शन में बदलाव किया जाता है, जैसे टेबल तैयार करना या डिलीट करना। ये सब के लिए किसका यूज होता है? तो डीडीएल का। उसके बाद में आता है डीएमएल। डीएमएल की फुल फॉर्म क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इस कमांड से डेटाबेस में मॉडिफाई किया जा सकता है। किससे? डीएमएल से। उसके बाद में आता है डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इसका उपयोग डेटाबेस में से डेटा फेच करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब एक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, टेबल में एट्रीब्यूट की संख्या क्या कहलाती है? कार्डिनलिटी। क्या कहलाती है? कार्डिनलिटी। डीबीएमएस का उद्देश्य है रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना, मैनिपुलेशन करना और क्यूरी करना है। तो देखते देखते हम आगे अध्याय 4 में, जिसका नाम है एमएस ऑफिस। आपको सिलेबस में लिखा मिलेगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। और इन तीनों का संयुक्त नाम क्या है? एमएस ऑफिस। तो सबसे पहले देखते हैं एमएस ऑफिस क्या है। एमएस ऑफिस में एमएस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। यह एक सॉफ्टवेयर सूट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं जो डॉक्यूमेंट बनाने, डेटा प्रबंधन, प्रेजेंटेशन, ईमेल भेजने, कार्यालय के अन्य कार्यों को सरल और प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? एमएस ऑफिस का। अब एक वर्ड आता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो टाइप किए गए डॉक्यूमेंट को बनाने और स्टोर करने तथा प्रिंट करने में सक्षम है। उसके बाद आता है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग एक वर्ड प्रोसेसर का यूज करके डॉक्यूमेंट बना सकता है, यानी डॉक्यूमेंट बनाने में काम लेते हैं या सक्षम है। अगला है वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषता। अब जानते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषता। तो इसमें सबसे पहले देखिए वर्ड रैप क्या है। जब वर्ड प्रोसेसर अपनी अगली लाइन में चला जाता है तो उसे वर्ड रैप कहते हैं। अगला है ग्रामर चेक। टूल ग्रामर का उपयोग करके या F7 दबाकर वर्तनी या व्याकरण की जांच कर सकते हैं, यानी जो करेक्शन या गलती हुई है उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आता है फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्ड फॉर्मेटिंग और दूसरा होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग।
और फॉर्मेटिंग क्या है, इससे पता चलता है हमारा पाठ कैसा है। फॉर्मेटिंग से हम पता कर सकते हैं हमारा पाठ या हमारा चैप्टर कैसा बना है। वर्ड फॉर्मेटिंग क्या काम आता है, तो फॉन्ट के लिए, आकार के लिए, फॉन्ट रंग के लिए, सुपरस्क्रिप्ट के लिए, सबस्क्रिप्ट के लिए। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किस काम आता है, तो अलाइनमेंट के लिए, इंडेंटेशन के लिए। अब देखो एक आता है इसमें मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जैसे ये कोई पेज है, इसमें लेफ्ट में छोड़ दिया, यहां से छोड़ दिया, राइट में छोड़ दिया, ऊपर से छोड़ दिया, नीचे से छोड़ दिया, जो जगह छोड़ते हैं, दूरी छोड़ते हैं, उसको मार्जिन बोलते हैं। जैसे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में एज के बीच की दूरी, जो इनकी जो दूरी है, ये क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। स्पेशल बाइंडिंग के लिए छोड़े गए विशेष स्थान को क्या कहा जाता है, तो गटर मार्जिन कहा जाता है। और गटर मार्जिन की दो पोजीशन हो सकती है, एक लेफ्ट और एक टॉप। अब आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है, पाठ को चार तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, केंद्रित और औचित्य। उसके बाद आता है टेबल। टेबल के दो पॉइंट है, पहला कौन सा है, एक टेबल रो और कॉलम में बनी होती है, और दूसरा पॉइंट क्या है, डॉक्यूमेंट में अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं, तो 63, और न्यूनतम रो 1 और कॉलम 1। कॉलम 1 हो सकता है न्यूनतम, और अधिकतम कितना हो सकता है, 63। उसके बाद में हेडर। हेडर क्या होता है, जो ऊपर का भाग, जैसे ये होता है, ये हेडर होता है, और ये नीचे वाला क्या होता है, ये भाग है, ये फुटर होता है। तो ये हेडर हो गया और ये फुटर हो गया। उसके बाद में आता है फुट नोट। फुट नोट पृष्ठ के अंत में लिखते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये फुटर से अलग होता है। मैं पेज बना के बता ही देता हूं। ऊपर वाला भाग क्या हो गया, ये हेडर हो गया। नीचे वाला भाग क्या हो गया, ये फुटर हो गया। फुटर के ऊपर ये जो जगह है, जो लास्ट में, इसको बोलते हैं फुट नोट। और एंड नोट क्या होता है, एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में होता है। जितने भी 5 पेज के 7 पेज का जो भी लास्ट पेज होगा, उसके अंत में होगा, वो क्या होगा, वो होगा एंड नोट। उसके बाद में आता है बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में स्थित लोकेशन स्थान को एक नाम के द्वारा पहचान देने के लिए किया जाता है, जिसे भविष्य में आसानी से ढूंढा जा सके। विंडो लाइन। विंडो लाइन क्या है, यह पैराग्राफ की लास्ट लाइन होती है, जो अगले पेज की पहली लाइन होती है। और उसके बाद में ऑर्फन लाइन। यह लाइन पैराग्राफ की पहली लाइन होती है, जो अगले पेज की आखिरी लाइन होती है। अब देखते हैं एमएस ऑफिस सूट। इसके अंदर क्या क्या आता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक और एमएस नोट। और हमें क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या दिया है 4th ग्रेड में, इसमें दिया है 3, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। तो आप चिंता मत कीजिए, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं और ना पढ़ाऊंगा। एमएस ऑफिस के वर्जन कौन कौन से है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो 1990, एमएस ऑफिस 2016, एमएस ऑफिस 2019। आइए अब एमएस ऑफिस का पहला भाग पढ़ते हैं, एमएस वर्ड। इसका पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्तमान में वर्ड प्रोसेसर के रूप में एमएस ऑफिस सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड स्टार्ट कैसे करते हैं, तो पहले स्टार्ट पर जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएंगे, और फिर वहां पर क्या दिख जाएगा आपको, एमएस वर्ड। अब देखो एमएस वर्ड के बारे में। सबसे पहले आपको इसमें मिलेगा टाइटल बार। ये क्या होता है, यह बार विंडो के सबसे ऊपर होता है तथा यह एक्टिव डॉक्यूमेंट को दर्शाता है। टाइटल बार पर क्या दिखाएगा, एक्टिव डॉक्यूमेंट। और इसका दूसरा है मेनू बार। यह टाइटल बार के नीचे वाला बार होता है। मेनू बार कहां मिलेगा, टाइटल बार के नीचे, और इसमें कई विकल्प मिलते हैं, यानी कई ऑप्शन मिलते हैं। अगला है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या मिलेगा, इनका प्रयोग अनेक रूप से किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर भी इसी बार से प्राप्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को अन्य किसी टेक्स्ट पर लागू किया जा सकता है। उसके बाद आता है वर्टिकल कलर बार। इसका क्या है, इसके प्रयोग से डॉक्यूमेंट को टॉप और बॉटम की मार्जिन को सेट किया जाता है। जब ये डॉक्यूमेंट मान के चलो, इसके टॉप और बॉटम को अगर मार्जिन सेट करना है, तो किसका यूज करते हैं, वर्टिकल कलर बार को। उसके बाद में आता है स्टेटस बार। यह बार एक्टिव डॉक्यूमेंट की स्थिति को दर्शाता है, जैसे कर्सर जिस पेज या कॉलम या लाइन पर है। उसके बाद में वर्किंग स्पेस। वर्किंग स्पेस क्या है, विंडो में वे स्थान जिस पर टेक्स्ट आदि टाइप किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग स्पेस। अब देखते हैं एमएस वर्ड की शॉर्ट कीज। शॉर्ट कीज का क्या है कि आपको थोड़ा लिख के देखना है, इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। जैसे Ctrl+A, इसमें क्या होगा, सिलेक्ट ऑल। इसमें सबसे अच्छी पहचान करने की चीज क्या है, जैसे ए है,
तो जो भी नाम दिया होगा आपका प्लस के बाद का ABCDEFGH है, तो उनको आप मैच कराना उससे, और वो आपको लगभग वही मिलेगा। जैसे आप देखो कंट्रोल बी से क्या बन सकता है, बोल्ड। तो कंट्रोल प्लस बी क्या होता है, सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए या मोटा करने के लिए। सी का हो गया कॉपी, डी का हो गया फॉन्ट ऑप्शन के लिए। उसके बाद में कंट्रोल प्लस ई पैराग्राफ पेज के बीच में लाने के लिए। उसके बाद में एफ से क्या हो गया, फाइंड हो गया। कंट्रोल प्लस जी डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज या लाइन पर जाने के लिए। ये सारे के सारे इसी प्रकार से है, तो इसलिए क्या करो आप एक बार इसको लिख के देख लो या एक बार दो बार इसको पढ़ लो। तो यहाँ पर मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए अब देखते हैं MS ऑफिस का दूसरा भाग MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज गणितीय गणनाओं, सांख्यिकीय डाटा के विश्लेषण, बजट बनाने, वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने, पेरोल बनाने में यूज किया जाता है। तो MS एक्सेल में आप सबसे पहले देखो वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है? एक्सेल प्रोग्राम में काम करने के लिए बनाई गई फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। तो वर्कबुक क्या है? एक्सेल प्रोग्राम में जो काम करने के लिए जो हम फाइल बनाते हैं उसको वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक है वो वर्कशीट का ही संग्रह है, यानी उसका ही कलेक्शन है। प्रत्येक वर्कबुक में बाय यानी अपने आप ऑटोमेटिकली 3 वर्कशीट होती है। इन्हें आप इच्छा अनुसार घटा और बढ़ा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी मिलती है? 3 वर्कशीट। वर्कशीट एक स्प्रेडशीट है जो एक्सेल प्रोग्राम का वर्क एरिया है। वर्कशीट को रो और कॉलम में विभाजित किया जाता है, यानी बांटा जाता है। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन के मिलान बिंदु को सेल कहा जाता है। जैसे आप ये हो गया, यहां से जो ये दिख रहा है आपको, यहां से काट रहा है, तो ये क्या है? ये सेल है। तो वर्कशीट क्या है? वर्कशीट सेल का संग्रह है। और वर्कशीट में कुल कितनी रो है, कितनी कॉलम है, इसको आप ध्यान से सुने और ध्यान से समझे। इसमें रो होती है 10,48,576। रो कितनी होती है? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 10,48,576 एज इट इज लिखा हुआ पेपर में मिल सकता है। और कॉलम कितना होता है? 16,384। तो वर्कशीट में कुल रो कितनी होती है? 10,48,576 और कॉलम कितना? 16,384। वर्कशीट में रो को संख्या 1 से लेकर 10,48,576 तक दर्शाया जाता है तथा कॉलम को ABC ऐसे करके Z तक, और अगले कॉलम में ABAC इस हिसाब से ही आगे से आगे बढ़ता जाता है। वर्कशीट में ऊपर से नीचे को क्या बोलते हैं? जैसे इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इसको तो कहा जाता है कॉलम। ये क्या हो गया? ये हो गया कॉलम। और बाएं से दाएं यानी हॉरिजॉन्टल को रो कहा जाता है। तो ये जो खड़ी लाइन होती है ये है कॉलम, और ये जो टेढ़ी पड़ी लाइन है ये क्या है? ये है रो। एक्सेल के किसी एक सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर प्रदर्शित किया जा सकता है। कितने कैरेक्टर? 32,767। तो यहां से 3 डेटा ऐसे हैं जो आपको याद रखना है। वर्कशीट में कुल रो कितना होता है? तो 10,48,576 और कॉलम कितना होता है? 16,384। और किसी भी एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर कितना होगा? 32,767। अब देखो MS एक्सेल में और क्या क्या है। ये आ गई सेल। सेल क्या होती है? वर्कशीट में एक रो व एक कॉलम के प्रतिच्छेदन वाली जगह होती है। जो आपको बताया था ना, यहां जहां काटता है ये क्या हो गई? ये होती है सेल। आगे आपको दिख रहे हैं ये 2025 में आए हुए प्रश्न हैं, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है? एक्सेल विंडो के बॉटम में दिखता है, क्या दिखता है? शीट टैब। एक्सेल प्रोग्राम में फार्मूला प्रारंभ होता है कहां से? चिन्ह से। एक्सेल के किसी सेल में फार्मूला का परिणाम क्या कहलाता है? तो डिस्प्ले वैल्यू। डिस्प्ले वैल्यू क्या है? एक्सेल के सेल में फार्मूला का परिणाम है। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको सेल कहते हैं। वह प्रोग्राम जो पैसे की लेन देन का ट्रैक रखने तथा बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह यूज करता है। किसको? स्प्रेडशीट को। एक्सेल चार्ट के प्रत्येक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। कौन? फंक्शन। अगला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? नॉर्मल व्यू होता है। अगला पॉइंट है खुली हुई 2 या 2 से अधिक फाइलों में एक फाइल से दूसरी फाइल तक जा सकते हैं। किसके द्वारा? कंट्रोल प्लस टैब से। अगला पॉइंट है आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कशीट को क्या कहते हैं? मतलब कंप्लीट नहीं, आंशिक रूप से है, जिसमें फार्मूला और फॉर्मेटिंग तो होती है लेकिन डाटा नहीं होता, यानी डेटा नहीं होता। तो उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। टेम्पलेट। और टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक फाइल है जो एक नए डॉक्यूमेंट के लिए रूप में काम करता है, यानी कार्य करता है। एक्सेल में टेम्पलेट प्री रिकॉर्डेड
और इनबिल्ट फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट देता है यानी प्रदान करता है। एक्सेल में कर्सर को सेल पॉइंटर कहा जाता है। एक्सेल में कर्सर को क्या कहा जाता है? जो एक एरो से चलता है उसको आप जानते ही होंगे, कर्सर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है एक्सेल में? सेल पॉइंटर। किसी सेल में लाल त्रिकोण का अर्थ सेल में कमेंट या मैसेज है। अगर आपको लाल त्रिकोण दिखाई दे उसका मतलब क्या है कि सेल में या तो कमेंट है या मैसेज है। एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? एक्सएल, एक्सएलएस, एक्स है। अब हम देखते हैं एमएस एक्सेल की शॉर्ट कीज। F1 हेल्प वाली विंडो को खोलने के लिए, F2 सिलेक्ट सेल को एडिट करने के लिए, F5 किसी विशेष सेल पर जाने के लिए, F7 स्पेलिंग चेक के लिए। F7 को आप बहुत अच्छे से देख लेना, ये बार बार पूछा जा रहा है। F7 की ग्रामर आप किससे चेक कर सकते हो या करेक्शन कोई भी देखनी है शब्द की तो क्या यूज करते हैं? F7। F9 सभी सीट्स के सभी सेल को अपडेट करने के लिए। Ctrl+A पूरी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करने के लिए ए क्यों? क्योंकि आल हो गया ना। और N नई वर्कबुक ओपन करने के लिए, N का क्या हो गया? न्यू। आपको मैंने बताया वैसे ही करना। O सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए O आ गया। S फाइल को सेव करने के लिए जब सेव लिखते हैं। उसके बाद में P डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो ये सारी ऐसे ही चलेंगी। आइए अब देखते हैं MS ऑफिस का तीसरा भाग, MS पावर पॉइंट। यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं को स्लाइड फॉर्मेट में कार्य करता है। इसे संक्षिप्त में पीपीटी बोलते हैं, यानी इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीपीटी। और पीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। स्लाइड एडिट करने, जोड़ने, घटाने, पिक्चर जोड़ने, एनिमेशन जोड़ना, घटाना आदि के लिए पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ये जो सब काम में होता है वो पावर पॉइंट में होता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण लाइन है जूम लेवल। पीपीटी की जो जूम लेवल होता है वो बाय डिफॉल्ट 100% होता है और कम से कम सिर्फ इसको 10% पर कर सकते हैं और अधिकतम कितना? 400% पर। तो इस बात पर आप ध्यान दें कि पीपीटी का जो बाय डिफॉल्ट लेवल होता है वो होता है 100% और इसको कम से कम 10% पर कर सकते हैं और अधिक से अधिक 400% पर। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए P+1 का यूज करते हैं। क्या? P1। P1 किसके लिए यूज होता है? पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए। पावर पॉइंट को मूल रूप से एप्पल मैकिन्टोश ने बनाया था। इसमें क्या याद रखना है? एक तो जूम लेवल याद रखना है, दूसरा पावर पॉइंट को जो ओपन करने के लिए शॉर्ट की कौन सा यूज करते हैं? तो P1। ये दो चीजें हैं वो ज्यादा याद रखना। उसके बाद में आता है MS एक्सेस, उसके बाद में आता है MS आउटलुक और उसके बाद में MS OneNote। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये जो शॉर्ट की आपको दिख रही है ये पावर पॉइंट की है। Ctrl+N न्यू का, Ctrl+O ओपन के लिए, S का सेव के लिए, P का प्रिंट के लिए, F का फाइंड के लिए, H का रिप्लेस के लिए, W का प्रेजेंटेशन फाइल को क्लोज करने के लिए, एंड का कर्सर को टेक्स्ट के अंत में ले जाने के लिए, होम का कर्सर को टेक्स्ट में शुरू में लाने के लिए, M का न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए, Ctrl+1 सिंगल लाइन स्पेस देने के लिए, Ctrl+2 डबल लाइन स्पेस देने के लिए, Ctrl+del, डेल शब्द आपको दिख गया तो आपको पता है डिलीट का होगा। Shift+Insert ये पेस्ट करने के लिए होता है। Ctrl+W डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए। अब यहां से जो 1 2 दे रहे हैं ना उसको थोड़ा ठीक देखना है क्योंकि यहां से ज्यादा पूछते हैं। F1 क्या है? हेल्प के लिए। F2 फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। F2 क्या काम आता है? फोल्डर को या फाइल को रीनेम करने के लिए। F3 फाइंड करने के लिए। F4 पिछले कार्यों को रिपीट करने के लिए और ये ज्यादातर कहां यूज होता है? MS वर्ड में। F5 सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए। F6 विंडो को ओपन फोल्डर के कंटेंट को देखने के लिए। F7 स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक जो भी है ये इसको बहुत अच्छे से देखो। F8 9 10 11 12 ये हैं 12, इनको तो आप देख लेना। तो जवानों हमारे 4 अध्याय कंप्लीट हो गए। 5वां अध्याय आ गया इंटरनेट। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और इंटरनेट का पिता किसे बोलते हैं? तो विंटन सेर्फ। विंटन सेर्फ को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट का पिता कहा जाता है। भारत में इंटरनेट कब आया? 14 अगस्त 1995। इसकी शुरुआत किसने की? VSNL। BSNL नहीं, V। इसका पूरा नाम क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। आपको इसमें क्या याद रखना है? इसमें 1995 याद रखना है, सिर्फ एक। इस डेट को आप याद मत रखो चाहे। भारत में इंटरनेट कब आया? 1995।
और कौन लेके आया? बीएसएनएल। बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब देखो इंटरनेट में प्रयोग होने वाले प्रोटोकॉल तो कौन कौन से? टीसीपी, आईपी, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, यूआरएल, डोमेन नेम। अब ये सब के सब क्या है? ये इंटरनेट में प्रयोग होने वाले प्रोटोकॉल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीसीपी। पहले तो इसका पूरा नाम जानिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये टीसीपी की फुल फॉर्म है और ये क्या काम करता है? तो डेटा को छोटा छोटा पैकेट बना के भेजता है। तो ये होगी अपनी टीसीपी। उसके बाद आएगा आईपी। पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये क्या काम करता है? यह इंटरनेट प्रोटोकॉल डिवाइसों को कम्युनिकेशन के लिए अलाउ करता है, कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। अगला है डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। यह इंटरनेट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आविष्कार इसका किसने किया? तो आविष्कार किया इसका टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, ये इसका नाम है। इसने इसका आविष्कार किया। इसमें वेब पेज और वेबसाइट आपस में जुड़े रहते हैं। किसमें? www। अगला है वेब पेज। इसे HTML, DHTML, XML, जावास्क्रिप्ट आदि प्रोग्रामिंग भाषा को बनाने के लिए यूज में किया जाता है। अगला पॉइंट है, यह किसी भी वेबसाइट का हिस्सा होता है। अगला पॉइंट है, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को हाइपरलिंक के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये प्रश्न यहां से बन सकता है कि वेब पेज को एक से दूसरे से किसके द्वारा जोड़ते हैं? तो हाइपरलिंक से। और वेब पेज के प्रकार कितने होते हैं? तो दो, एक स्टैटिक है और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है? यह स्थायी जानकारी वाला साइट है। और डायनेमिक क्या है? ये इसकी जानकारी बदलती रहती है। अब अगला वेबसाइट देखिए। वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है। यह डोमेन नाम के अंतर्गत इंटरनेट पर उपलब्ध रहती है। प्रत्येक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है। कोई भी वेबसाइट होगा उसका जो पहला पेज होगा वो क्या कहलाएगा? वो होम पेज कहलाएगा। अब देखते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? वेब भारी मात्रा में सूचनाओं का संग्रह है। किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए हमें वेब ब्राउजर नामक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। विश्व का पहला वेब ब्राउजर नेक्सस है, जो वास्तव में वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर का बाद का नाम है। यानी जो पहला वेब ब्राउजर नेक्सस है, इसका सबसे पहले ओरिजिनल में नाम क्या था? तो इसका www था, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। उसको बाद में नेक्सस नाम दिया गया। और ये क्या है? ये विश्व का पहला वेब ब्राउजर है। भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? एपिक। तो मुख्य वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं? इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, नेटस्केप हो गया, नेविगेटर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, MSIE हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। ये क्या है? ये मुख्य वेब ब्राउजर के नाम है। अगला है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को खोजने में मदद करता है। जैसे आपको कुछ भी खोजना हो, कोई भी चीज इंफॉर्मेशन लेना हो, तो आप क्या करते हैं? आप गूगल पे या याहू पे कहीं पे जाके आप सर्च करते हैं। वो क्या होता है? वो सर्च इंजन होता है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू, ask.com, ये बाइंडू, नेटस्केप, खोज, ये सब क्या है? ये सब के सब सर्च इंजन है। अगला है यूआरएल। आपने नाम भी बहुत सुना होगा, लेकिन होता क्या है आप इसको जानिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। प्रत्येक वेब पेज से जुड़ा एक विशिष्ट पता होता है। इस पते को यूआरएल के रूप में हम जानते हैं। यूआरएल है वो हमेशा किससे? HTTP या इन दोनों के रूप में शुरू होता है। उसके बाद में उसके आगे का नाम होता है। इसमें जो डबल स्लैश होता है, इसके बाद टेक्स्ट सर्वर का नाम आता है। डबल स्लैश के बाद क्या आता है? टेक्स्ट सर्वर का नाम। जैसे इसमें देखो आप, HTTP www aadharrevision.com है ना, तो ये क्या हो गया? ये पूरा एड्रेस हो गया। अब देखो डोमेन नाम क्या होता है? डोमेन नाम बोल दो या होस्ट नाम बोल दो, एक ही बात है। डोमेन एक नाम है जो इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग की पहचान करता है। एक डोमेन का नाम अक्सर संख्या विशेष वर्ण के संयोजन से हो सकता है, जैसे .com। डोमेन नाम को डॉट के द्वारा विभाजित करते हैं। जैसे डॉट लगाते हैं .in। .in क्या है? ये देश के नाम से, जैसे भारत के लिए। .gov सरकारी एजेंसियों के लिए। .edu ये एजुकेशन के लिए होता है। org ये गैर लाभकारी संगठनों के लिए। इस टाइप से, मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये जो आपके इसके बाद में दिखाई देता है वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये 7-8 पॉइंट है, इनको देखिए। HTTP, पहले तो इसका फुल फॉर्म जानिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP का उपयोग इंटरनेट पर हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। FTP,
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका नेम बाइनरी व टेक्स्ट फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद में आता है टेलनेट। टेलनेट का पूरा नाम क्या है? टेलीफोन नेटवर्क। यह किसी भी लोकल कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से दूर स्थान पर स्थित कंप्यूटर को डेटा, सूचना, रिसोर्स को यूज करने की परमिशन देता है। महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल टीसीपी या आईपी। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी की क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें दो प्रोटोकॉल का एक सेट होता है जो टीसीपी डेटा की प्रवाह को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है यूडीपी। इसका क्या काम है? इसका यूज दो कंप्यूटरों के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में आता है एआरपी। एआरपी फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और ये क्या काम आता है? ओएसआई मॉडल के नेटवर्क को लेयर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है ये, जो मैक एड्रेस को खोजने में हेल्प करता है। और मैक की फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। उसके बाद में आता है पीपीपी, ट्रिपल पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपीपी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो दो उपकरणों के बीच में सीधा संबंध स्थापित करके देता है। अब हम आ गए छठे अध्याय में। उसका नाम क्या है? ईमेल। आप चाहे 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे वीडियो की तैयारी कर रहे हो या पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, ये एकमात्र चैनल है जो आपको संपूर्ण सिलेबस की क्लास फ्री में पढ़ा रहा है। तो इसको सब्सक्राइब अभी कर लो ताकि आप मेरे से जुड़े रहें और आपको सब कंटेंट है वो फ्री में पढ़ाऊंगा यहाँ पर। तो ईमेल की परिभाषा देखो पहले। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सेवा है जिसके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल से विश्व के किसी भी भाग में संदेश किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो टेक्स्ट में हो सकता है, वो इमेज में हो सकता है, वो वीडियो में हो सकता है, तो तुरंत उसको भेजी और प्राप्त की जा सकती है। अब देखो ईमेल के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके जनक कौन है? रे टॉमलिंसन। क्या? रे टॉमलिंसन। विश्व का पहला मेल 1971 में बना। और प्रमुख ईमेल सेवाएं कौन कौन दे रही है? तो जीमेल दे रही है, याहू मेल दे रही है, हॉटमेल दे रही है, रेडिफ मेल दे रही है, प्रोटोन मेल दे रही है। ये क्या है? ये ईमेल सेवाएं देती है। पहला फ्री ईमेल प्रदाता कौन था? तो हॉटमेल था 1996 में। आपने कभी ईमेल खोल के देखा होगा ना जिसमें स्पैम या जंक फोल्डर आपको नजर आता, तो ये क्या होते हैं? अनचाहे संदेश है वो स्पैम या जंक फोल्डर में रखे जाते हैं। ईमेल में फाइल जोड़ने की प्रक्रिया को अटैचमेंट कहते हैं। अब पूरी ईमेल का भाग कौन कौन से वो देखते हैं, मुख्य मुख्य भाग। सबसे ऊपर हमें दिखाई देता है टू। इसमें क्या होता है? जो मेल जिसको भेजना होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद में आता है सीसी, कार्बन कॉपी। अन्य लोगों को भी कार्बन कॉपी भेजने के लिए, यानी एक साथ भेजने के लिए सीसी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है बीसीसी, जिसका फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये प्रश्न 2-3 बार आ गया भाई, बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये क्या है? प्राप्तकर्ताओं के ईमेल एड्रेस को छुपाने के लिए यूज किया जाता है। ये एक दूसरे को, मान लो आपने 50 को भेजा तो 50 आपस में एक दूसरे के एड्रेस नहीं देख पाएंगे, तो वो क्या है? बीसीसी। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं वो आपको पता ही है कि टाइटल लिखते हैं या शीर्षक मान लो। और फिर आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? फाइल, डॉक्यूमेंट, इमेज आदि को उसमें जोड़ के भेज सकते हैं। तो ये मेल के मुख्य भाग है। अब ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल। एक आता है एसएमटीपी। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका किस में प्रयोग होता है? मेल भेजने में। उसके बाद में आता है पीओपी, पोप। इसका फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और ये ईमेल प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है आईएमपी, आईमैप। इसके फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या है? ईमेल को सीधे सर्वर पर पढ़ने और प्रबंध करने के लिए। इसको आप सर्वर पर डायरेक्ट पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका कलेक्शन है ये। पहला पॉइंट क्या है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। कंप्यूटर में जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेस करके, यानी डेटा को किस में बदल देते हैं? इंफॉर्मेशन में। अगला पॉइंट है बिजनेस उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवेक। इंटेल कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रोसॉफ्ट का विकास किया। आपको बताया था ना कि पहला कौन सा? 4004। ये 4004 क्या? इंटेल 4004। कंप्यूटर के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना, उसको आउटपुट देना, आउटपुट मतलब रिजल्ट देना, और उसको स्टोर करना। ये काम है कंप्यूटर के मुख्य।
कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? 5, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, आपको जो बताया था। उसके बाद है रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? सीपीयू के अर्थमेटिक लॉजिकल में होता है। रजिस्टर कहां पाया जाता है? तो सीपीयू के एएलयू में पाया जाता है। उसके बाद है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच संकेतों का आदान प्रदान को कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट, जिसको हम क्या लिखते थे? सीयू लिखते थे, नहीं लिख रहे हैं। कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? सबसे पहले फैच, फिर डिकोड और फिर एग्जीक्यूट। फैच क्या है? कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये 2-3 बार बता दिया, और ये प्रश्न बहुत बार आए हैं। कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड मापी जाती है, किस में मापी जाती है? MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ALU रजिस्टर में काम करता है। डेटा को इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है? प्रोसेसर। रैम रोम कहां स्थित होता है? तो मदरबोर्ड में। अगला पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में स्पीड मिसमैच को मेंटेन कौन करके देता है? तो कैश मेमोरी। मोडेम को जोड़ा जाता है मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम बोर्ड। मोडेम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का उदाहरण है। एकमात्र मोडेम ऐसा है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का उदाहरण के रूप में जाना जाता है। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मेन कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हुए प्राय सिस्टम के साथ बाद में जुड़ जाते हैं? उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ये फ्रेल नहीं है, फेरल। वहां टाइपिंग वाले से ठीक से बात करनी पड़ेगी। का एक मोर्चे पर हमने फतेह हासिल कर ली। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, 2 बार 4 बार लिख के देखिए, और जब भी आपको ऐसा लगे कुछ भूल रहा हूं तो क्लास देख लीजिए। आप इसको वास्तु लेटर में सेव करके रखो। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ यहां तक मतलब कंप्लीट क्लास किस किस ने देखी है, और मेरे साथ इस मिशन में जुड़ने के लिए 4th फतेह जरूर लिख देना। मैं एक बार फिर लिख के दिखा देता हूं। आप कमेंट में लिख दो 4th फतेह सिर्फ। आप इस मिशन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पूरा भरोसा दिलाता हूं, मिशन फेल नहीं होने दूंगा। और भी आपको स्टडी रिलेटेड कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं, आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा, जरूर बताएं। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चे अपने साथ जुड़ें। तो फिर मिलते हैं एक अगली बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।